Role play is a technique where participants take on different roles to understand or demonstrate interactions between different components of a system. In teaching of science, it can be particularly helpful to show invisible processes. Through a role play, movements and exchanges happening between different parts in a system can be easily understood. Here, we are going to show you a role play done with children to understand some concepts in science. तो दोस्तों, आज हम जो है प्लांट प्रोसेसेस जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्लांट प्रोसेसेस को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो रोल प्ले है वो 3 मेजर प्लांट प्रोसेसेस को कवर करेगा। पहला है ट्रांसपिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस और तीसरा है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस को समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पत्ती को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पत्ती में हमने यहाँ पर एक स्टोमेटा दिखाया है। हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही स्टोमेटा दिखाया है, लेकिन पत्ती में सैकड़ों लाखों की संख्या में स्टोमेटा हो सकते हैं। ठीक है, और सेंटर में जो सर्कल है वो एक प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है ना, जिसको कोशिका भी बोलते हैं। तो अगेन हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही प्लांट सेल दिखाई है। ऐसी लाखों करोड़ों एक सेल हो सकती है पत्ती के अंदर। ठीक है, और फिर प्लांट सेल के नीचे हमने 2 चैनल दिखाए हैं। एक चैनल दिखाता है जाइलम और एक चैनल दिखाता है फ्लोएम। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पर दिखा रही है, ये लाइन दिखाती है सॉइल लेयर, मिट्टी की जो लेयर है उसको दिखाती है, और मिट्टी के नीचे ऑफ कोर्स जड़ें, रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है। अगेन देखो, हमारी पत्ती ऐसी नहीं होती है देखने में, है ना। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये प्रोसेसेस को समझने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम एक एक चीज़ों के रोल को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्टोमेटा का काम क्या होता है? सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी गुड। कौन सी गैसेस हैं जो एक्सचेंज होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम किस काम आता है? हाँ जी, पानी के लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जाइलम एक चैनल होता है जिसके थ्रू पानी ऊपर नीचे करता है, पानी मूव करता है पौधे के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो क्या आप में से कोई बताएगा कि फ्लोएम किस काम आता है? हाँ जी सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड के आदान प्रदान जो है वो फ्लोएम के चैनल के थ्रू होता है। ठीक है, ओके। और तो बीच में प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो है सारे मेन प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, वो सारे प्रोसेसेस हर सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम प्रोसेस देखेंगे वो एक सेल के नज़रिए से देखेंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? बेसिकली पानी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कि पौधे के अंदर पानी कैसे मूव करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो हम ट्रांसपिरेशन में देखते हैं। ठीक है, तो पानी कहाँ पर होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, सॉइल में। सॉइल में। ठीक है, तो अभी आप सबने जो है ब्लू रिबन पहना है। ठीक है, तो ब्लू रिबन बेसिकली हमने पानी की पहचान बताने के लिए आप सबको पहनाया है। ठीक है, तो ब्लू रिबन का मतलब आप सब पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो पानी, जैसा कि अभी हमें पता चला, मिट्टी में होता है। तो जितने भी लोगों ने ब्लू रिबन पहना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सॉइल में आके खड़े हो जाएं, है ना, और 2 लोग स्टोमेटा बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे पानी बनकर आप मिट्टी में आ गए हो। वहां पर 2 लोग खड़े हैं स्टोमेटा पर। ठीक है, वो दोनों गार्ड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल जब खुले होंगे तो ही पानी उनसे बाहर जा सकता है या गैसेस अंदर आ सकती हैं। ठीक है, और जब वो बंद होंगे तो वहाँ से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो जो 2 लोग स्टोमेटा पर खड़े हैं वो दोनों गार्ड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब गार्ड सेल्स ओपन होती है तो उसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का और पानी का, और जब वो बंद होती हैं तो एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो गार्ड सेल, आप दोनों हाथ पकड़ लीजिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब जैसा कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हम जानते हैं कि पानी का एक्सचेंज उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, और आपने अभी बताया था कि पानी
जाइलम के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, तो आप सब बारी बारी अब क्या करेंगे, आप रूट्स के जरिए होते हुए जाइलम से आएंगे और जाइलम से होते हुए प्लांट सेल के अंदर मूव करेंगे। जब प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा पानी हो जाएगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब गार्ड सेल ओपन हो जाएगी तो पानी धीरे धीरे स्टोमेटा से बाहर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो पानी जब बाहर जाएगा तो भाप बन के जाएगा। ठीक है, और भाप क्या होती है, बाहर जाके ठंड होके कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होके वापस पानी मिट्टी में आ जाता है। ठीक है, तो आप वहां से वापस मिट्टी में आएंगे और ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करें। तो आइए, रूट्स के जरिए आप प्लांट सेल तक जाइए। तो अभी देखो प्लांट सेल में पानी इकट्ठा हो रहा है ना। जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो गार्ड सेल्स ओपन और पानी बाहर निकलना शुरू। और जो पानी बाहर गया वो भाप बन के गया और वो कंडेंस होकर ठंडा होकर वापस से जो है सोइल में जा रहा है। ठीक है, तो देखो प्लांट सेल में कभी भी पानी पूरी तरह खत्म नहीं होता है। अभी अगर पानी कम है तो गार्ड सेल्स रुक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पानी कम हो गया था और अभी पानी जब फिर से ज्यादा हो जाएगा तो फिर से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, प्लांट सेल जो है हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर पौधा इस बात का ध्यान रखता है। अगर मान लो पौधे के अंदर या सेल के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई तो क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हाँ जी सर, पत्तियां मुरझा जाएगी और थोड़ा लटक जाएगी। मुरझा जाएंगी और लटक जाएंगी, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। तो बेसिकली पानी है जो पत्तियों को या पौधों को उनकी शेप मेंटेन करने में मदद करता है। देखो पत्तियां ऐसी खिली हुई फैली हुई दिखाई देती हैं, वो तभी होता है जब उसके अंदर सफिशिएंट पानी होता है। अगर पानी कम हो जाता है तो पत्तियां लटक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इस समय यह है कि ट्रांसपिरेशन कब कब होता है। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा कब कब होता है? हाँ जी सर, 24 आवर होता है। अगर उसके अंदर पानी ज़्यादा हो तब होता है। यानी कि पानी जब सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो तो ट्रांसपिरेशन होता है और 24 आवर्स तक, मतलब 24/7 हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है ना। पानी रूट्स के से चलकर आता है, जाइलम के थ्रू प्लांट सेल में आता है। जब प्लांट सेल में सफिशिएंट पानी हो जाता है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, पानी भाप बन के बाहर निकलता है और फिर वापस कंडेंस होकर सॉइल में चला जाता है। तो दिस कंप्लीट्स द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम प्लांट प्रोसेसेस का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे और वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में मिला के रख दो तो अपने आप ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या अगर हम सोडा वाटर को धूप में रख दें, क्योंकि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो क्या उस बोतल के अंदर ग्लूकोज बन जाएगा? यस? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है जो सिर्फ प्लांट में होता है। ओके, तो क्लोरोफिल जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो सनलाइट को, उस एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उससे जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ड्राइव होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स जो है इकलौते प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली। आप देखते हो अर्थ पर प्लांट्स इकलौते प्रोड्यूसर हैं खाने के। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक रोल प्ले से समझेंगे। ठीक है, तो वाटर जाइलम के थ्रू प्लांट सेल में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू। और जैसा कि बोर्ड पर केमिकल रिएक्शन दिख रही है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर एक ग्लूकोज बनाएंगे और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो वाटर एंटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्लांट सेल के अंदर आ गए हैं।
क्लोरोफिल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वाटर, आप सब लोग नीचे बैठ जाओ, है ना, ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी पहचान बदल गई है। ठीक है, तो वो लोग वापस ऑक्सीजन बन गए, जैसा कि हमने बताया कि रेड रिबन जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अब ऑक्सीजन बनकर वापस स्टोमेटा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी जब बाई प्रोडक्ट निकल गया तो अभी मेन जो प्रोडक्ट था इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का वो क्या था? ग्लूकोज। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही तरीका है, ये जो इतने सारे बॉन्ड बनते हैं, इसी बॉन्ड में जो है सूरज की एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो सन की जो एनर्जी है वो इस बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब ये टूटता है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, पत्तियों के अंदर ग्लूकोज की तरह नहीं स्टोर होता है। ठीक है, क्या जब हम पत्तियां खाते हैं, पत्तियां हमको मीठी तो लगती नहीं है ना, वो कड़वी भी होती हैं, फीकी भी होती हैं, मीठी नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं ग्लूकोज मीठा होता है, विच मीन्स ग्लूकोज पेड़ के अंदर ग्लूकोज की तरह नहीं रह रहा है। ठीक है, तो क्या कोई बता सकता है ग्लूकोज कैसे रहता होगा पेड़ के अंदर? यस, स्टार्च की फॉर्म में। ओके, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च को समझने के लिए एक छोटा सा एक तरीका है समझने का। मान लो आप इंडिविजुअल ग्लूकोज हो, तो इंडिविजुअल ग्लूकोज मीठा होता है, लेकिन जब आप सब मिलके एक चेन बना लेते हो तो वो स्टार्च बन जाता है। तो अगर आप सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लें, ओके, तो जब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में कुछ पानी जो है वहां से निकल जाता है। तो बेसिकली स्टार्च में जो है कम पानी होता है ग्लूकोज की अपेक्षा। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि पौधे को स्टार्च बनाने में क्या फायदा है ग्लूकोज के मुकाबले? क्या फायदे हो सकते हैं स्टार्च बनाने के? स्टार्च इनसॉल्युबल है और ये फीका है, तो इसकी वजह से कोई भी जानवर उसको खाते नहीं। ओके, वेरी गुड। तो स्टार्च इनसोल्यूबल है। ठीक है, यानी कि पानी के साथ वो घुल के जो है पेड़ से बाहर नहीं जा सकता। और दूसरा, स्टार्च फीका है, विच मीन्स बाकी जो जानवर हैं वो पौधे की पत्तियों को सिर्फ इसलिए नहीं खाएंगे कि वो मीठी लगती हैं, है ना। तो ये स्टार्च में कन्वर्ट करना पौधे के लिए फायदेमंद होता है, ग्लूकोज को स्टोर करना। ठीक है, ओके। अब हम थर्ड प्रोसेस पे आते हैं जो है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, तो हम सांस लेने में क्या करते हैं? हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो शरीर को जो एनर्जी की आवश्यकता है वो पूरी होती है इस प्रोसेस से। ठीक है, जैसे जलना है, जलने में क्या होता है, चीज़ें ऑक्सीजन के साथ जब जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती हैं। तो उसी तरह फूड, बेसिकली ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर जलता है तो वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो पौधे ने बेसिकली फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनाया, अब उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है एनर्जी यूज करने के लिए। ठीक है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन कब होता है, आप बता सकते हैं? यस सर, 24 hours when sufficient water is available. 24/7 हो सकता है, वो सही है, लेकिन वाटर का अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो आप जैसा कि वहाँ केमिकल रिएक्शन जो लिखे है उसमें देख सकते हो, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए वाटर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सभी जानवर करते हैं, एक्चुअली हम भी करते हैं, है ना, और पेड़ पौधे भी करते हैं। तो जनरली बच्चे ऐसा मानते हैं कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है तो रेस्पिरेशन सिर्फ रात को होता है। ऐसी गलतफहमी काफ़ी लोगों को रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, 24/7 होता है रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है ना। हम जब सो रहे होते हैं हमें तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है,
इसलिए हमारी बॉडी तब भी रेस्पिरेशन कर रही होती है, और सेम पेड़ के साथ है, ठीक है। वो जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब भी उसको एनर्जी चाहिए, जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तब भी उसको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और ये एनर्जी की ज़रूरत उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी डेली सस्टेनेंस के लिए, यानी कि रोज़मर्रा के काम पौधा कर सके और अपनी ग्रोथ भी कर सके, सब चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को करने के लिए तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, सेल उसी ग्लूकोज को यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, ठीक है। रिमेंबर ये स्टार्च नहीं है, क्योंकि ये चेन नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। तो ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन जो है कहाँ से आएगी? स्टोमेटा से, ठीक है। तो ऑक्सीजन आएगी ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। तो ऑक्सीजन आप अंदर आना शुरू कीजिए धीरे धीरे। ओके, आप समझ रहे हैं क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस प्रोसेस में ग्लूकोज टूट गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बेसिकली उस जैसे जलना होता है वैसे जल गया ग्लूकोज, और जलने के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अब जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया है, ठीक है। अब आप वापस जो है स्टोमेटा से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और बाहर जाके आप खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। तो अब हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बाहर निकल गए। आज हमने जो है प्लांट प्रोसेस के 3 मेजर प्रोसेस देखे पौधों में जो होते हैं। ट्रांसपिरेशन देखा, जिसमें कि हम ये देखते हैं पानी का एक्सचेंज कैसे होता है। हमने फोटोसिंथेसिस देखा, जिसमें हमने ये देखा कि पौधा खाना कैसे बनाता है। और हमने रेस्पिरेशन देखा कि पौधा अपने बनाए हुए खाने को कैसे इस्तेमाल करता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू।